काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर तुमने देखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT। ठीक है, जब ये काइनेटिक एनर्जी मेरे पास Vrms होता है, जब रूट मीन स्क्वायर, सो हाफ m Vrms, ये हीट के साथ एनर्जी का रिलेशन होता है। मे बी अगर आपको ध्यान हो या नहीं ध्यान हो, जब हम लोग केटीजी पढ़ रहे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टी क्या होता है टेम्परेचर केल्विन में, के क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ विनीत, के की वैल्यू क्या होती है आर अपॉन एन ए, सर आर क्या है गैस कांस्टेंट 8.31 यूनिट में, और एन ए क्या आपका एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23। इसको डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट 1.5 ले लो या 1.6 इंटू 10⁻⁻23 के ऑर्डर का होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से अपने को एनर्जी निकालना है। अब 17 के बी पार्ट में कर रहा है कि आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है ऑफ अ न्यूट्रॉन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द मैटर हैविंग एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी दिस। देखो काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल सकता हूँ हाँ या ना। यस सर। तो लैम्डा में क्या लिखूंगा यार एच अपॉन पी, और पी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है, 2 पता है, एच पता है। ठीक है, फिर मैं लैम्डा निकाल लूंगा। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, और किसी को डाउट है डुअल नेचर में तो बताओ यार। हाँ या ना बोलो यार, डुअल नेचर में और किसी को डाउट है क्या? ठीक है, कभी कभी क्या होता है जो एएमयू और ये सब में अटकते हैं जो लोग, उनके लिए मैं एक बार चलो आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप मुझे एटम्स के किसी एक्सरसाइज में या कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बताएं, एटम्स वाले चैप्टर्स में। 12.4। एटम्स का 12.4। जी सर, वो उन्होंने एनर्जी गैप ट्वाइस ले रखा, आंसर में होना नहीं चाहिए। एटम्स का 12.4 देखे, बोले कि डिफरेंस ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted when the atom makes a transition from the upper level to the lower level? तो मुझे पता है दिस इज 12.4। मुझे पता है कि अगर मैं डेल्टा ई लिखूंगा तो h इंटू एफ लिख सकता हूँ, तो मुझे अगर f निकालना है तो डेल्टा ई बाई एच लिख सकता हूँ मैं। तो इसमें क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा है? वो डेल्टा ही गलत आ रहा है। डेल्टा ई गलत आ रहा है, दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे आंसर सही आ रहा। देखते हैं, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 1.6 10⁻⁻19। ये किस में हो गया, जूल में आ गया। क्लियर है क्या ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये एनर्जी की यूनिट होती है। इसका मतलब होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। ऐसे ही आपसे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लोग बात करेगा, तो 1 मेगा का मतलब क्या हो गया 10⁻6, सो दिस इज 10⁻⁻19, तो 10⁻13 हो जाएगा वो। सो 1.6 10⁻13। तो ये छोटी यूनिट है एनर्जी की, जो हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या कहीं भी यूज करते हैं जब हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो एच की वैल्यू डालोगे 6.6 इंटू 10⁻34। तो इसको कैंसिल आउट करो, देखो फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा 10⁻25, 25 नहीं 15। हाँ या ना बोलो यार, 10⁻15 का ऑर्डर आएगा ये। और मुझे अगर लिखना है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ, अगर अप्रॉक्स मुझे लेना है तो 32 और 32 दूना 64, सो 0.5 के पास, दिस इज नॉट अप्रॉक्स वैल्यू, और 10⁻15 हर्ज के आसपास का ऑर्डर आएगा। क्या ऑर्डर दे रखा है? क्लासिकल फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि जो तुम टाइम पीरियड लिखते हो नॉर्मल, कि 2πr/mv, ये टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी मैं लिख सकता हूँ लाइक mv/2πr। ठीक है ना? तो उसका कहने का मतलब है दिस इज ए क्लासिकल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट बराबर आने चाहिए। इसको तुम्हें शो करना है। ठीक है, कर सकते हो। हालांकि इसमें कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, बट फिर भी तुम सोचना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसे नहीं आए तो फिर से पूछ लेना मेरे से।
क्लियर है क्वेश्चन? सर हाँ बोलो। टाइम पीरियड में आपने एम से क्यों डिवाइड किया, वी होना चाहिए ना बस। एम से मैंने क्यों डिवाइड किया है? हाँ यार, सही बात है। 2 πr/v, सही बात है। गुड। ठीक है, 2 πr डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है। पूरा एटम सेम एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा एटम्स है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर आपने सर्कुलर, आपको ध्यान है तो सर्कुलर मोशन का बराबर करोगे फोर्स mv²r इज इक्वल टू कूलम्स वाले फोर्स, आपको सारी चीजें वहां से निकल के आने लगेगी। ठीक है। एक्सरसाइज में और किसी को डाउट है क्या एटम्स के? सर लास्ट क्वेश्चन 17th। 17th क्या बोल रहा है देखे। 17 will obtain the first Bohr radius and the ground state energy of a muonic hydrogen atom, an atom in which a negatively charged muon, ठीक है ना, of mass about इतना mass of electron, म्यून का जो चार्ज बोल रहा है कि वो दे रखा है, मास सॉरी, ऑर्बिट्स अराउंड अ प्रोटॉन। ठीक है। तो फर्स्ट वो रेडियस मैं निकाल सकता हूँ। इसका अगर मेरे को देखना है तो म्यून की चार्ज अगर देखनी है तो अगर मैं निगेटिवली चार्ज रखता हूँ, ठीक है, तो या तो मैं वहां से वो रेडियस ऐसे कैलकुलेट कर लूँ पहला, तो 0.529, और ये अपने पास है n² बाई z, यही है भाई। यस सर। ठीक है ना। सो n² अगर z में बोलूंगा तो ये मान लो अगर मैंने फर्स्ट बोल दिया, फर्स्ट ऑर्बिट की पूछ रहा है, सो z मेरे को चाहिए, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर। तो ये कुछ बोल नहीं रहा है यार इसमें। सर नीचे मास पे कमेंट किया हुआ है। हाँ मास है तो, बट z अपन नहीं निकाल सकते है ना एटॉमिक। उससे अगर मैं देखूं नॉर्मल जो अपना फंडामेंटल है कि mv²/r इज इक्वल टू k, और ke² अगर मैं कर लूं, मास ऑफ 2.207 बहुत मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास मेरे को पता है, वेलोसिटी r, नहीं इससे नहीं आएगा ये, ठीक है ना। यहाँ से z की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या? z की वैल्यू मान लो मैंने मास रख दिया सिंपल, ठीक है, बट एटॉमिक मास होने चाहिए यहाँ पे, इसको देना चाहिए था। 0.529/207 अगर मैं लिखूं, इससे क्या वैल्यू आ रहा है, कितने किसी ने चेक किया क्या? हाँ बताओ यार, किसी ने ऑर्डर चेक किया क्या? ऑर्डर क्या दे रखा है फर्स्ट बोर्ड रेडियस का? कि यहाँ से इसको कुछ कमेंट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी तो वही चीज है ना, n²/z, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन हालांकि यूज किया है। तो मैंने क्या कि जो अपना बेस था, बेस मॉडल जो था बोर का, यही था कि भाई सर्कुलर में कोई पार्टिकल घूम रहा है, उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि प्रोटोन अराउंड ऑर्बिट्स अराउंड अ प्रोटोन, तो म्यून को मैंने प्रोटोन के अराउंड घुमा दिया, आर की वैल्यू निकाल लिया, और मैंने रख दिया लेट से आर की वैल्यू फर्स्ट डे पूछ रहा है। तो फिर मेरे को एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। फिर मैंने देखा कि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी है भाई, क्योंकि वो बोल रहा है कि एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ मोनिक हाइड्रोजन एटम इन विच नेगेटिव चार्ज दिस, ठीक है ना। सो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या दे रखा है, इतना ही होगा म्यूनिक के, और क्या है। एनर्जी देखना है ग्राउंड स्टेट में कितना दे रखा है, जैसे 1 AMU है, इसका मतलब क्या, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई भी एलिमेंट है x, तो ये z होगा, ये a होगा, मुझे पता है a इसका मास नंबर है, z इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक। तो अगर वो पूछ रहा है कि भाई 1 एटम का मास बताओ, ठीक है, 1 एटम का मास, तो सिंपल तुम डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हो AMU। ये क्या है भाई, 1 एटम का मास है। अगर उसने बोल दिया कि x के 1 मोल का मास बताओ, तुम डायरेक्ट a लिखे, इसका मतलब क्या होगा,
x के एक एटम का मास कितना है a, किस यूनिट में, AMU में। अब वो पूछ रहा है कि x के एक मोल का मास बताओ, तो मैं डायरेक्ट इसको a लिखूंगा और मैं इसको ग्राम में डायरेक्ट लिख सकता हूं। ये क्या होगा, 1 मोल मास। किसका, x का, ये जो अपना एलिमेंट है, ये x का एक एटम का मास AMU डायरेक्ट तुम बोल सकते हो, जितना भी उसका मास नंबर होगा। एक मोल का मास निकालना है, जितना भी उसका मास नंबर है डायरेक्ट तुम ग्राम में लिख सकते हो। दूसरा जो कंफ्यूजन होता है जो न्यूक्लियस वाले चैप्टर में है, एनर्जी को लिखने के लेके, ठीक है। देखो यार, 1 AMU को तुम डायरेक्ट, ठीक है, 1 AMU को डायरेक्ट अगर किलोग्राम में लिखना चाहते हो तो 1.607 जो प्रोटॉन का मास होता है 1.27 10⁻27 किलोग्राम तुम लिख सकते हो। 1 AMU को डायरेक्ट तुम किलोग्राम में लिख सकते हो, इतना प्रोटॉन का मास होता है। या तुम याद कर सकते हो 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब मान लो यार कोई एटम है या कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन हो, उसका 14 AMU दे दिया, उसका मास दे दिया, तो 14 AMU का मतलब क्या हो गया, अगर तुम उसको नाइट्रोजन के मास को तुम किलोग्राम में लिखना चाहते हो तो एक AMU का मास क्या है भाई, इतना है। 14 AMU का मास कितना होगा, 14 इंटू दिस, खत्म। तो ये कन्वर्जन अपने को पता होना चाहिए। दूसरा, ये किलोग्राम में मैंने लिखा, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि इस एक AMU के साथ, ध्यान से सुने सब लोग, एक AMU के साथ कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, एक AMU के साथ कितना एनर्जी एसोसिएटेड है। तो उसमें क्या होता है भाई, कितना एनर्जी एसोसिएटेड है एक AMU के साथ, तो इसको एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिखोगे। देखो, अपने को पता है कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, m इंटू सी स्क्वायर। तो अगर मास लेट से मैंने 1 AMU ले लिया, मैं ये बता रहा हूं कि एक AMU के साथ कितना एनर्जी होती है, मैंने लेट से मास ले लिया 1 AMU। भाई 1 AMU कितना है, 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। सो 1.6 10⁻27 किलोग्राम में, ऐसा यूनिट में हमेशा कैलकुलेशन। c का स्क्वायर, सो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर। तो ये जो कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, ये जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आएगा तुम्हारा, ठीक है ना, ये लेट से मेरा आ गया x जूल आ गया। जूल में आएगा एनर्जी, हाँ या ना बोलो यार। यस देखो सर। यूनिट है ना, तो तुमने कैलकुलेट किया कितना आएगा, तो जूल में आ गया एनर्जी। ये किससे एनर्जी एसोसिएटेड है, एक एमयू में कितना एनर्जी है वो मैंने निकाल लिया, x जूल एनर्जी आ गई। अब x जूल एनर्जी, जूल बड़ी यूनिट हो गई, मैं चाहता हूं कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं। वो कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे, तो मेरे पास 1 AMU के साथ, ठीक, कितनी एनर्जी जो एसोसिएट हो रही है वो एनर्जी मैं निकाल रहा हूं। वो एनर्जी आई है लेट से x जूल आ गई है, ठीक है ना, x जूल एनर्जी आ गई है। अब मैंने आपको बताया था कि जब वर्क डन आप किसी भी चार्ज पे करते हो वही पोटेंशियल होता है। वर्क डन आप किसी भी चार्ज पे करते हो तो वही होता है पोटेंशियल। तो अगर तुम्हें वर्क डन निकालना है दोस्त, तो तुम डायरेक्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल कर सकते हो। तो मान लो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन है, मान लो वो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो तुम इस एनर्जी को क्या लिखने लगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जूल। क्यों भाई, क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। ये समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को। यस सर। यस सर। सो इस AMU के साथ, 1 AMU के साथ कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, मास इंटू सी स्क्वायर। मास 1.6 10⁻27, सी का स्क्वायर, x जूल एनर्जी आ गई। अब x जूल को मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं, तो मैं क्या 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 करूंगा, इसमें x को डायरेक्ट चार्ज वाले 1.6 10⁻19
जो भी कूलम से डिवाइड कर दूं तो ये सारी की सारी एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ में आया? सारी की सारी जूल वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं इसको और अच्छे से लिखता हूं तो ये होता है 931.5 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी एसोसिएटेड है किसके साथ भाई, 1 एएमयू के साथ। ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। एक एएमयू के साथ कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे आया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपल एनर्जी लिखा है मास इंटू सी का स्क्वायर। मास कितना है भाई, मैंने 1 एएमयू मास लिया है। 1 एएमयू का मतलब होता है प्रोटॉन के मास के बराबर। इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने कन्वर्ट किया, फिर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने कन्वर्ट कर लिया। मेगा होता है 10⁶, तो मेरे पास ये एएमयू आया। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे पास आ गया। ठीक है ना, अब देखो अब क्या होता है, देखो क्या होता है, अब देखो कैसे, अब डायरेक्ट तुम्हें चीज याद आ गई। एक होता था क्यू फैक्टर, क्यू वैल्यू सॉरी, क्यू वैल्यू। ठीक है, न्यूक्लियस की बात मैं कर रहा हूँ। क्यू वैल्यू क्या होता था भाई, क्यू वैल्यू होता था कि मान लो कि कोई भी एक न्यूक्लियस है, ब्रेक होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा, या मान लो 2-3 लाइटर न्यूक्लियस मिलके हेवी न्यूक्लियस बना रहे हैं तो कुछ उसमें भी कुछ एनर्जी रिलीज होगा। तो क्यू वैल्यू बताता था किसमें एनर्जी रिलीज होगा और किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अगर आपको ध्यान हो तो क्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ जाता था तो एनर्जी रिलीज होती थी। क्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव आती थी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, यानी सिस्टम को आपको एनर्जी देना पड़ेगा क्यू की वैल्यू। सो ये क्यू फैक्टर की बात होती है। क्यू वैल्यू क्या बोलता था कि अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या मतलब हुआ, रिलीज होगी। ये Q की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गई तो इसका मतलब है कि एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। सर ये Q वैल्यू निकलेगा कैसे, Q वैल्यू निकालने का एक ही तरीका था, अगर आपको ध्यान हो, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू मास डिफेक्ट कॉन्सेप्ट, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि सर ये तो बाइंडिंग एनर्जी ही था, बाइंडिंग एनर्जी भी ऐसे ही निकलता था, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, क्यू वैल्यू भी ऐसे ही निकलते हैं। अब क्यू वैल्यू में क्या है, देखिए अब ये क्वेश्चन करोगे तो और आपको समझ में आएगा। अगर तुमने डेल्टा एम निकाल लिया, सुनना ध्यान से, डेल्टा एम तुमने निकाल लिया तो अब इसलिए मास डिफेक्ट निकालोगे, तो मास डिफेक्ट लेट से तुमने निकाल लिया एएमयू में, एएमयू में, तो तुम डायरेक्ट वहां से एनर्जी बता सकते हो। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो मेरा डेल्टा एम आ गया 20 एएमयू, मैं डायरेक्ट एनर्जी लिखूंगा कैसे भाई, सर एक एएमयू के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो है 931.5। 20 एएमयू के साथ कितना एनर्जी एसोसिएटेड होगा सर, 20 इंटू इतना, खत्म। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, पहले से कैलकुलेशन ये बना के रख लो, अपने को याद रखना है। एक एएमयू का मास 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम में। एक एएमयू के साथ कितना एनर्जी एसोसिएटेड है भाई, सामने 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम मैंने निकाल लिया, लेट से मास डिफेक्ट निकाल लिया, उसके साथ कितना एनर्जी एसोसिएटेड होगा भाई, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करोगे तो कैलकुलेशन में तुम फंसोगे। तो डेल्टा एम तुम चुपचाप एएमयू में निकाल लो, चुपचाप, हमेशा तुम्हारा कैलकुलेशन एएमयू में वो देगा, एएमयू में ही आएगा क्वेश्चन। तो तुमने डेल्टा एम एएमयू में निकाल लिया तो भाई कितना उस एएमयू से कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, तो उतना इंटू 931.5, खत्म। हाँ या ना यार, आ रहा है क्या समझ में? यस सर। तो ऐसे अपने को करना पड़ेगा। अब तुम डायरेक्ट, तुम्हें क्यू वैल्यू पता है, तुम डायरेक्ट बोल दोगे भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, या एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, मान लो जैसे बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन अगर तुम करोगे, क्लियर है क्या ये चीज? हाँ या ना बोलो यार। तो यस सर। यस सर। ठीक है ना, ये सब चीज कहाँ से कॉन्सेप्ट आया था,
थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल से, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल से मैं तुम्हें बताया था कि मास जब लोगों ने कैलकुलेट किया तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी न्यूक्लियस का वो ज्यादा आ गया था जब लोगों ने उसका प्रैक्टिकल किया था। तो यहां से मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट आया था दोस्त, ठीक है ना, यहां से कि इतना इतना एनर्जी है अपने पास, ठीक है ना। तो मान लो, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है ना यार, मान लो ये नाइट्रोजन का एटम है। अगर तुमसे वो कैलकुलेशन कराना होगा ना, तो देखो ऐसा मत घबराओ कि तुम्हें याद करना होगा भाई न्यूट्रॉन का मास एक एम में कितना लिखते हैं, वो लिख के देगा तुम्हें। इतना नहीं कैलकुलेशन कराएगा, इतना कोई भी नहीं कर पाएगा डेसिमल के 5 डिजिट तक, वो लिख के देगा और बिल्कुल कैलकुलेट करके तुम्हें पूछेगा छोटी सी वैल्यू। तो जैसे मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है यार, ठीक है ना, ये 7 और 14 है, ठीक है। तुम्हें दे देगा, मान लो अपने को पता है कि 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब मान लो दे देगा, ठीक है ना, सॉरी 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन। मान लो तुम्हें दे दिया इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे नाइट्रोजन का, ठीक है ना, लेट्स से एग्जैक्ट वैल्यू 14.0074 या कुछ होता है, जस्ट वेट अ मिनट। 14 पॉइंट 14.00, मैं जस्ट बता रहा हूँ, हालांकि कैलकुलेट अपने को नहीं करना, जस्ट मैं बता रहा हूँ। ये मान लो एएमयू में दे दिया मास, ठीक है यार, एएमयू में दे दिया। और मान लो कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो दे दिया लेट से 1.0086, मान लो 65, ठीक है ना। ये जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस को करना है, हालांकि वो इजी चीज देगा। और वैसे ही मास ऑफ मान लो कि तुम्हें दे दिया न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया लेट से 0.00548 एम। हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था, ठीक है ना। ये तुम्हें मान लो उसने दे दिया, ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया। तो अब तुम कैसे, मान लो कि तुम्हें डेल्टा, अब तुमसे पूछ देगा कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बता दो या क्यू वैल्यू बताओगे, तो ऑब्वियसली तुम्हें डेल्टा एम निकालना पड़ेगा, तभी तो बताओगे ना यार। तो डेल्टा एम तुम कैसे निकालोगे, डेल्टा एम निकालोगे भाई प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ये मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, तभी तो इसे दे रखा है। प्रैक्टिकली तुम्हें पता है कि भाई 7 गो न्यूट्रॉन है और 7 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन मान लो, तो ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है ना। मास ऑफ अगर प्रोटॉन देखोगे, ठीक है ना, कहाँ गया, ठीक है ना, एक सेकेंड, देखो ये हमने क्या दे रखा है थ्योरेटिकल कि भाई इतना मास अपने को पता है। प्रैक्टिकली अपने को पता है कि भाई इसके अंदर है 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के अंदर तुम जब देखोगे तो क्या है, 7 न्यूट्रॉन है और प्लस 7 प्रोटॉन है, सॉरी 7। तो वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि भाई ये इतना थ्योरेटिकल था, उसमें से इतना माइनस कर दूंगा तो ये किस में आएगा, डेल्टा एम, ए एम यू में आएगा ये मास। और मुझे अगर क्यू वैल्यू निकालना है या लेट से बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा कि डेल्टा एम मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, और डायरेक्ट मैं डेल्टा एम इंटू 931.5 करूंगा और आंसर बता दूंगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब था कि अगर तुम्हें डेल्टा एम पता चल गया तो इस नंबर से अगर तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो वो एनर्जी तुम्हारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आ जाएगी, ये कहना था, ठीक है। क्यू वैल्यू अपने को पता है कि भाई रिएक्टेंट का एनर्जी अगर ज्यादा है और प्रोडक्ट मैंने कम लिया था, ठीक है ना, प्रोडक्ट मैंने कम लिया था और रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अपने को इसका मतलब है कि अपन इनिशियली एनर्जी दिए होंगे, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व करोगे ना यार। तो इनिशियली एनर्जी अपन दिए होंगे, तो उससे क्यू क्या बोल सकता हूँ मैं, नेगेटिव बोल सकता हूँ कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। मान लो कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, मतलब तुमने ज्यादा एनर्जी लिया था और रिएक्टेंट कम एनर्जी दे रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है साइड में, हाँ या ना। यस सर। तो मैं उससे बोल दूंगा कि भाई एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकता हूँ उसको, ठीक है। क्लियर है क्या ये चीज बाकी लोगों को भी, हाँ या ना बताओ यार,
कुछ लोगों का बार बार Yes, sir. अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करोगे, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आता है कि भाई मास डिफेक्ट कितना है इनटू सी स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया था। इसका मतलब है, मान लो कि बाइंडिंग एनर्जी से मैं क्या समझूंगा कि मान लो बाइंडिंग एनर्जी 20 जूल आ गई, तो मैं सिस्टम को 20 जूल दूं, या तो उसको स्टेबल कर सकता हूं, मान लो -20 जूल है, तो इसका मतलब मैंने 20 जूल अगर दे दिया सिस्टम को, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एनी सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? सौरभ बताओ। ठीक है ना? बट मान लो कि मेरे पास ऐसा नहीं बोल सकता मैं, ठीक है ना, मान लो मैंने बोल दिया कि यार मेरे पास कोई एक एटम है जिसका बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, मान लो ए एटम है मेरे पास, या एक्स एटम है, x1 एटम है और एक एटम है x2। मान लो मैंने बोल दिया कि x1 का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मैंने मान लो बोल दिया x1 का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और x2 का कम है, ठीक है, तो क्या अगर मैं बोलूं, सुनना ध्यान से सब लोग, x1 का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो मान लो मैं अगर बोल रहा हूं कि x1 मान लो ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है ना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हाँ या ना बताए सब लोग। मान बोल लो तो मेरे सकते। पास दो एटम है, एक x1 है और एक x2 है, तो मान लो मैंने बोला कि x1 की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x1 बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है या ज्यादा स्टेबल हो सकता है? क्या मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ? सर अनस्टेबल पे कर सकते हो शायद। नहीं। देखिए, इस तरीके का जब भी आपके पास डाउट आए तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं इसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं कर सकता। मैं अगर बोल रहा हूँ लेट्स से ज्यादा स्टेबल है, वो गलत बात है। मैं अगर बोल रहा हूँ कि ज्यादा अनस्टेबल है, वो भी गलत बात है। मैं बाइंडिंग एनर्जी से कमेंट नहीं कर सकता। मैं कमेंट, हो सकता है यार मान लो भारी न्यूक्लियस है, ठीक है ना, हो सकता है न्यूक्लियस भारी है, ठीक है ना, और न्यूक्लियस भारी है तो लेट्स से उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, बट समझ में आ रहा है क्या, मान लो न्यूक्लियस हेवी है, उसको तोड़ने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बट उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पे तुम कमेंट नहीं कर सकते हो। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी पे कमेंट करने के लिए तुम्हारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, कि भाई उसके एक न्यूक्लियंस को निकालने के लिए कितना मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे आप नहीं कर सकते हैं कमेंट, आपको कमेंट करना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी की बात करना है, तो अगर मैं बोलूं कि मान लो कि ये बाइंडिंग एनर्जी, मान लो x1 का ये ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, और ये मान लो x2 का ये ज्यादा है, तो अब मैं यहां पे बोल सकता हूं, अब ये बोल सकता हूं कि भाई जो x1 होगा, x1 इज मोर स्टेबल देन x2, ये मैं बोल सकता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी आई कांट से एनीथिंग, I can't comment. I comment only on the basis of nuclear energy, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का कॉन्सेप्ट, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस होना चाहिए। इसलिए जब तुम्हें ग्राफ अगर बनाया गया होगा, अगर तुम एनसीईआरटी सब लोग पढ़े इसलिए मैं बोलता हूँ, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का जो ग्राफ अगर तुम देखोगे तो इस टाइप का, मान लो कि एटॉमिक नंबर के साथ मैं बना रहा हूँ, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, इस टाइप का कुछ ग्राफ आता है, ठीक है। तो अब देखिए आप अगर, कि इनिशियली अगर तुम देखोगे तो जो इनिशियल एटॉमिक नंबर्स हैं, ये वाले एटॉमिक नंबर्स, ठीक है ना, और ये वाले एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, ये वाले एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, तो ये क्या है दोस्त, ये हेवी न्यूक्लियस है,
और ये क्या है, लाइटर न्यूक्लियस है, छोटे न्यूक्लियस हैं, एटॉमिक नंबर छोटा है ना यार। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, आप ध्यान रखिए ये चीज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस और एटॉमिक नंबर के साथ एक ग्राफ मान लो मैंने बना दिया। तो ये क्या है, लाइटर न्यूक्लियस है या स्मॉल न्यूक्लियस तुम बोल सकते हो। तो जब लोगों ने ग्राफ बनाया तो देखा कि यार जो छोटे न्यूक्लियस हैं, जो छोटे न्यूक्लियस हैं वो भी स्टेबल नहीं है, और जो भारी न्यूक्लियस है वो भी स्टेबल नहीं है। ग्राफ के थ्रू सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आयरन होता है Fe, 56 होता है उसका, 56 एटॉमिक नंबर और मास नंबर नहीं बता रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 56 होता है इसका। तो हेवी न्यूक्लियस भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भारी न्यूक्लियस है और तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल हो सकता है यार। मान लो कि कोई आदमी है 100 करोड़ रुपए कमा रहा है महीने के, 50 करोड़, बट कोई जरूरी नहीं है कि शांति से रह रहा होगा वो। स्टेबिलिटी में इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि न्यूक्लियस कितना भारी और हल्का है। वैसे ही छोटे न्यूक्लियस हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है जैसे कि छोटा परिवार है तो सुखी रहेगा, ये बोलना सही नहीं है कुछ, समझ में आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है ग्राफ के थ्रू, कि छोटा न्यूक्लियस है तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं बोल दूंगा कि भाई स्टेबल होगा। मैं स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से बताऊंगा, दिस इज स्टेबिलिटी कर्व। तो होता क्या है, अब अगर तुम आगे की चीजें समझोगे, ठीक है ना, हालांकि उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, बट अगर तुम देखोगे कि अब क्या होगा कि न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस, जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, छोटे एलिमेंट्स, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार चलते हैं अपन अपने को स्टेबल, भाई मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ, तुम भी होना चाहते हो, न्यूक्लियस भी होना चाहता है, तो सब चाहते हैं कि भाई मैं स्टेबल हूँ। तो छोटे न्यूक्लियस क्या करना चाहते हैं, छोटे न्यूक्लियस क्या करना चाहते हैं कि भाई मैं स्टेबल हूँ, ऊपर जाऊं मैं। तो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके स्टेबिलिटी में जाएंगे। तो छोटे छोटे न्यूक्लियस जब मिलते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस, तो जो मिलेंगे स्टेबिलिटी के लिए, यहीं से एराइज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूजन। छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके स्टेबिलिटी के लिए जा रहे हैं, तो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलना, यहीं से कॉन्सेप्ट फ्यूजन का एराइज होता है। और वही कॉन्सेप्ट है कि हेवी न्यूक्लियस है बट स्टेबल नहीं है। देखो एटॉमिक नंबर ज्यादा है बट स्टेबल नहीं है, बट वो चाहता है कि भाई मैं स्टेबल हूँ, सब लोग चाहते हैं। तो हेवी न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आप को ब्रेक होगा एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे। तो वो हेवी न्यूक्लियस जब ब्रेक होगा तो यहीं से कॉन्सेप्ट फिजन का आता है, जो हमने पढ़ा है, फिजन और फ्यूजन। तो ये सब स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही मैं बता सकता हूँ चीजों को। क्लियर हो रहा है क्या ये चीज। यस सर। ठीक है। दूसरी बात, जब इसमें आप बात करेंगे, ठीक है, ठीक है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो ग्राफ आप में बना हुआ है कि न्यूक्लियर फोर्स एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, एक सर्टेन रीजन में रिपल्सिव होता है और एक सर्टेन रीजन में अट्रैक्टिव होता है। दैट्स वाई न्यूक्लियर फोर्स का अभी पूरा कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता है। न्यूक्लियर फोर्स अभी चल रहा है मार्केट में, लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स अगर आप डिस्टेंस के साथ अगर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, दिस इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है ना। हालांकि ये थोड़ा सा शार्प है यहाँ पे, इस टाइप का कुछ ग्राफ आपको दिखेगा, ठीक है ना। ये क्या बोलता है कि जैसे से आप डिस्टेंस, जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट आ गया, ठीक है ना, मान लो कि ये आर नॉट आ गया जिसपे चीजें क्या है, बराबर है। तो अब न्यूक्लियर फोर्स क्या है, मैंने आपको बताया था, केवल न्यूक्लियस पे कंट्रोल करता है, ठीक है ना। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का फोर्स है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है, मैं आपको बता दूं न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा। जैसे से आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो दिस फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होने लगता है। डिस्टेंस कम है तो रिपल्सिव फोर्स होगा ये, ठीक है। तो ये इसका आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, कि ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो ये अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, सर्टेन रेंज में अट्रैक्शन, ठीक है। और इस रीजन में जब डिस्टेंस कम होता है तो ये रिपल्सिव रीजन होता है ये, ठीक है? तो ये फोर्स बाकी फोर्स से बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस एक सर्टेन वैल्यू के पास, ठीक है ना, अगर इसका आप वैल्यू निकालोगे तो 0.8 एफएम आता है। एफएम क्या होता था, फर्मी मीटर। हाँ बताओ। जब लोगों ने ग्राफ बनाया न्यूक्लियर फोर्स के कारण जो एनर्जी डेवलप हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में,
तो डिस्टेंस जब इस डिस्टेंस से छोटी डिस्टेंस होने लगती है दो न्यूक्लियस के बीच में, तो वो फोर्स स्ट्रांगली रिपल्सिव होता है। और इस डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस होने लगेगा तो वो फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, कि न्यूक्लियस दूर दूर जाने लगेंगे तो उनको पास ला के रखेगा। ठीक है ना। 0.8 फर्मी से अगर ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो उसको अट्रैक्ट करेगा, इससे कम हुआ तो इसको रिपेल करके लाएगा उस सिचुएशन में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। रेडियो एक्टिविटी में जो चीज़ है वो ये चीज़ चलती है कि रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि dN/dt, ठीक है ना, जो रेट डीके होता है, अगर मान लो n सैंपल तुम ले रहे हो, n सैंपल्स, तो जो dN/dt है वो अगर आप देखोगे तो लैम्डा टाइम्स जो आप सैंपल लेते हो वही होता है। ठीक है ना। मतलब जो आप इनिशियली सैंपल ले रहे हो, लेट्स से n नॉट मैंने इनिशियली लिया, लैम्डा, और ये dN/dt डिक्रीज होता है तो निगेटिव लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सैंपल डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई हम लोग वहाँ पे निगेटिव लगाते थे। लैम्डा को हम लोग बोलते थे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट माइनस लैम्डा एन नॉट। ठीक है। इसमें जब आप क्या बोलते हैं, जब इसको आप ले जाके इंटीग्रेट करोगे तो जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था कि जो सैंपल है किसी टी टाइम के बाद कितना सैंपल होगा, कितना डीके होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी टी टाइम के बाद कितना सैंपल बचेगा। तो वो जो एक्सप्रेशन आया था आपके पास कि आपने इनिशियल सैंपल कितना लिया था, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये n ऑफ t क्या है भाई, किसी t टाइम के बाद कितना सैंपल है वो है। कोई पूछ रहा है कि भाई कितना खत्म हो गया, तो वो कितना होगा भाई, n नॉट इनिशियली था और किसी t टाइम के बाद इतना खत्म हो गया, इतना उड़ गया, तो ये है रिमेनिंग। दिस इज लाइक रिमेनिंग थिंग, मतलब क्या बोलते हैं रिमेनिंग, सॉरी, इतना खत्म हो गया। इनिशियली मान लो 20 सैंपल लिए थे। हाँ बोलो। सर जो पूछ जाता है उसके लिए। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। ये मान लो खत्म हो गया, तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये खत्म हो गया सैंपल, ये मतलब उड़ गया। ठीक है ना, डिके हो गया, या डिके तुम लिख सकते हो। इनिशियली एन नॉट लिया था भाई, अभी कितना है, इतना है, तो गया कितना भाई, इतना चला गया, सिंपल। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है ना। बाकी आपको पता है टी हाफ पता है। टी हाफ क्या है भाई, ln2 अपॉन लेमडा। ln2 का मतलब 0.693 अपॉन लेमडा, इसके टर्म है। हाफ लाइफ जिसको आप बोलते हैं, मिन लाइफ उसको भी टी से डिनोट कर सकते हैं या कुछ लोग टो से डिनोट करते हैं। ये क्या होता था, 1/λ। ठीक है ना। तो हाफ लाइफ, मीन लाइफ के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी कभी खत्म नहीं होती है, हर एक हाफ लाइफ के बाद आधा होती जाएगी। जैसे मान लो अभी मेरे पास लेट से 8 सैंपल हैं, एक हाफ लाइफ के बाद 8 का 1/2 हो जाएगा, 4 हो गया। फिर एक हाफ लाइफ मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद 2 हो गया। ठीक है ना। ये आपको मैंने बताया था, वो 1/2 होते जाता है। तो कभी भी आप ऐसा कर लो, कभी एंड नहीं होगा। तो हमने एवरेज वैल्यू की बात की थी भाई, एक एवरेज टाइम के बाद कितना खत्म हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। बाकी इसमें आपको एक आर होता है, ठीक है ना। आर और लेमडा में दोनों डिफरेंस है। आर होता था रेट ऑफ डिके, आर अगर लेमडा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। आर होता था, आर अगर आप देखोगे लेमडा इंटू एन, लेमडा इंटू एन। ठीक है। लेमडा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, एन क्या था, सैंपल्स था आपका, आर क्या है भाई, रेट ऑफ डिके। इसके अलग अलग नाम थे, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रेट ऑफ डिके, हाँ बोलता हो। सर जो एन है वो एक एटम में से कितने टूट रहे हैं वो बता रहा है, और आर है सारे सैंपल में से कितने पार्ट टूट रहे हैं।
एन है, फिर से बोलना क्या बोल रहे हो कि एन है जो है एन है कि एक एटम में से कितने पार्ट टूट रहे हैं, और आर है कि पूरे सैंपल में से कितने टूट रहे हैं। हाँ ऐसे सोच सकते हो, ठीक है ना, कि रेट मतलब पूरा सैंपल किस रेट से डिके हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा तुम बोल सकते हो। सो लेमडा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, आर क्या है, रेट ऑफ डिके, इसका दूसरा नाम एक्टिविटी भी है, और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी लोग इसको बोलता है। ये रेट है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद जो इसमें है मेन, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक हाफ लाइफ के बाद, हाफ लाइफ के टर्म्स में चीजें बात होती, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ, इसके टर्म्स में चीजें यहाँ पे बात की जाएगी। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था डीके, कुछ बताया था अल्फा बीटा डीके, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बताया था कि अल्फा बीटा डीके, ठीक है ना, अल्फा हुआ, बीटा हुआ और गामा, बिल्कुल याद होना चाहिए कि भाई बीटा माइनस होता है एक, और एक होता है बीटा प्लस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बीटा माइनस, अगर आपको नहीं लिख रहा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बीटा माइनस, जो कि मैंने आपको लिखवाया था। बीटा माइनस में क्या होता है भाई, एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, और बीटा प्लस में क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है, बट सारी चीज एज इट इज रहेगी। आप मेंटेन करना चाहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, सारी चीजें ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको इनिशियली बोला था कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन जरूर पढ़े, आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ना है, इनसाइड आउटसाइड सारे एग्जांपल्स लगाने हैं, ठीक है। मैं इस पे फिर से आपको बात करूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक और छोटा सा टॉपिक है, एक्सरे कैसे होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं इसलिए आपको बोला था मैं 2 लेक्चर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें चीजें हैं, ठीक है ना, मेनली एक्सरे से क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस से भी आ सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको वो बता रहा हूँ, मेंस में या एडवांस में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन पक्का आएगा, डुअल नेचर जो पोर्शन है आपका, ठीक है, डुअल नेचर में जो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा है उससे पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपने वोर मॉडल पढ़ा है, ठीक है, बोर मॉडल का एक एक एक्सपेरिमेंट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, बार बार बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़े, एक एक एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए, एक एक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। जब पैराग्राफ लेट से एडवांस में आएगा तो यहीं का पैराग्राफ लो उठा के उसमें डालेगा और 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। मान लो उसको ग्राफ बनाना है तो यहीं का एक ग्राफ बना के वहां से आपसे 4 ग्राफ बनवा लेगा, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो वोर मॉडल का कॉन्सेप्ट ये है। उसके बाद डी ब्रुगली एक्सप्लेनेशन आपको पता है, ठीक है, क्या होता है। डुअल नेचर हो गया, डुअल नेचर के बाद मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, अच्छा इसमें 3 ही चैप्टर है। डुअल नेचर है एटम से और न्यूक्लियाई से, न्यूक्लियस। तो डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेन कॉन्सेप्ट है। एटम्स में जो है स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज जो आपको पता है, उससे क्वेश्चन आ सकता है, वो मेन कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियस वाले चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट चीज है, एक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एक है आपका ये रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट, और एक है रिएक्शन वाला पार्ट कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रिएक्शन, लेट से फ्यूजन रिएक्शन कोई दे दिया या फ्यूजन रिएक्शन दे दिया या अल्फा बीटा डीके का एक कॉन्सेप्ट दे दिया, तो इससे क्वेश्चन आएगा आपको। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सरेज का, ठीक है ना, एक्सरे कैसे बनती है, जो कि मान लो किसी का हैंड फ्रैक्चर हो गया तो कैसे चीजें होती है, ठीक है ना, मतलब मेडिकल वाला पार्ट नहीं, मतलब मेनली एक्सरे वाला पार्ट। तो एक्सरे में आपको पढ़ाऊंगा और वहां से भी पक्का क्वेश्चन आने का उम्मीद रहता है, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद रहता है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक पीई के बाद अगर कोई इंपोर्टेंट चैप्टर है तो एक्सरे है वो, ठीक है। बाकी ये लोग भी इंपोर्टेंट है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद एक्सरे सब लोग मानते हैं, मैं भी वैसा ही मानता हूँ, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो मैं आपको क्या बोलते हैं,
एक्सरे भी बताऊंगा और रेडियो एक्टिविटी के भी कुछ थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप बताएं डुअल नेचर में अगर किसी को कुछ डाउट है तो डुअल नेचर में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आई डोंट थिंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी को डिस्कस कुछ करना होगा, डाउट होगा किसी को, सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है। एटम्स में आपको फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखे थे। एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है। 0.529 जेड स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर अपॉन जेड, वो रेडियस। लेमडा आपको ध्यान है 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर सी स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। लाइमन बाल्मर पास्टन सीरीज। ठीक है। जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में होती है, तो मैं इसको माइनस ऑफ टोटल एनर्जी बोल सकता हूँ। और मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और डिवाइडेड बाई 2 बोल सकता हूँ। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। आप कैसे याद रखते हो वो आप पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, आप ध्यान रखें, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर आप लिख रहे हो, स्क्वायर हमें कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक्सपेरिमेंट सारे पता होना चाहिए, पोस्टुलेट्स आपको सारे पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि आप चीज़ें एनसीईआरटी पढ़ते रहो। ठीक है। उसके बाद और किसी को डाउट है तो बताओ यार, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को मान लो 56 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, 56 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है। आप मुझे सबसे पहले इसका मोमेंटम बताएं, या सबसे पहले डी ब्रुगली वेवलेंथ बताएं। सब लोग बताएं जल्दी, जिनका डी ब्रुगली वेवलेंथ आ जाए वो आप मोमेंटम ही बताएं मुझे। सिंपल मुझे पता है कि अगर मुझे डी ब्रुगली वेवलेंथ निकालना है तो 1.227 जो ये नैनोमीटर में था और स्क्वायर रूट पोटेंशियल था। ठीक। इस पे वैल्यू रखूंगा मुझे सारी चीज़ दिख जाएगी। 1.227 अपॉन स्क्वायर रूट 56 नैनोमीटर। हालांकि थोड़ा स्क्वायर रूट इसका नहीं है, बट आपको ऐसी वैल्यू नहीं देगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। मान लो इसको 1.2 लिख लिया मैंने, और रूट 56 को मैं अगर 49 रहता तो 7 पॉइंट लिखता समथिंग कुछ, तो मान लो 7.5 लिख दिया इसको। तो फिर इसको नैनोमीटर में ये इसको और अगर सॉल्व करोगे तो 1/6 हो सकता है, और 1/6 का मतलब क्या हो गया, 1/6 का मतलब क्या हो गया कि 1.6 के आसपास ये जाएगी वैल्यू। ठीक है। सो 1.6 मैं एक्स्ट्रा में बोल सकता हूँ, इसके आसपास की वैल्यू में बोल सकता हूँ। 1. हाँ बोलो। तो अपने पास अगर लेमडा आ गया तो मैं मोमेंटम में निकाल सकता हूँ 5. एच अपॉन लेमडा, यही होता है। एच अपॉन पी लेमडा होता है, तो लेमडा आ गया तो मैं पी निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। हाँ या ना, हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है। हाँ विनीत, क्लियर है? यस सर। ओके। इस क्वेश्चन को करें सब लोग सबसे पहले ट्राई, हालांकि शायद सब लोगों ने कर लिया। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सर आ नहीं रहा मुझे। ओके। हाँ क्या नाम है, अविनीत बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। यस अविनीत। देखे सब लोग। हाँ आनंद, कौन सा ऑप्शन होगा? ओके। देखे सब लोग। एम आई ऑडिबल? हाँ जय, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। ओके। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि दो तरीके की चीज होती है, एक तो आएगी इंटेंसिटी, ठीक है ना, और एक है फ्रीक्वेंसी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कितना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है ये।
कितना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा या कितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितना निकलेंगे उतना पीईसी बनेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना इजेक्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी, कि लाइट जो फॉल कर रही है किस इंटेंसिटी से फॉल कर रही है। ठीक है, और इंटेंसिटी क्या होता था कि जो भी एनर्जी है आपका, ठीक है ना, जो भी एनर्जी हो कितने एरिया में फॉल हो रहा है वो इंटेंसिटी होती थी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन बनाती है, E इज इक्वल टू एच इंटू एफ। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, तो कितना एनर्जी फॉल होगा इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता था स्टॉपिंग पोटेंशियल का। कैसे सर, मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता था कितने एनर्जी फॉल हो रही है, लेट से एच सी बाई लेमडा या एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो जितनी ज्यादा एनर्जी फॉल होगी उतने ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे। तो जितने ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे उतना ज्यादा तुम्हें नेगेटिव पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। नेगेटिव पोटेंशियल का यही कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसा पोटेंशियल जहां पे पीसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो आ जाए, अगर आपको ध्यान हो तो ये आप ध्यान रखें कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो डिपेंड करती है कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और कितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये इस बात पे डिपेंड करती है कितनी इंटेंसिटी से लाइट फॉल कर रही है। ऑप्शन शुरू करते हैं। ये आपको पता है कि ए और बी के पास डिफरेंट इंटेंसिटीज है, बट फ्रीक्वेंसी में सेम बोल सकता हूँ। ठीक है, बी और सी अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ए और बी के पास सेम फ्रीक्वेंसी है और सी के पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। सो ए और बी के पास सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन होगा। ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज। सर ए ही होगा ऑप्शन। देख लेते हैं, ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, बात सही है, वाइल ए एंड सी विल हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, गलत बात है, सी नहीं हो सकता है। ए और सी के पास इक्वल फ्रीक्वेंसी थोड़ी है। दिल्ली क्या बोल रहा है, बी एंड सी विल हैव इक्वल इंटेंसिटीज। बी और सी, बी और सी के पास इक्वल इंटेंसिटीज while A and B will have same frequency। बात सही बोल रहा है कि ये लाइन इक्वल इंटेंसिटीज की लाइन है ये, तो B और C के पास क्या है, इक्वल इंटेंसिटीज है, और ये A और B के पास सेम फ्रीक्वेंसी है, तो दिल्ली सही आंसर आ सकता है इसका। क्लियर है क्या बाकी लोगों को भी, MCQ होगा। आगरा और दिल्ली दोनों आंसर सही है इसका। क्लियर है क्या सब लोगों को? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट है? यस अभिनीत, क्लियर है क्वेश्चन? ओके ठीक है, आप रिस्पॉन्स करें जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन शायद हमने क्लास में कर लिया, जल्दी से बताए सब लोग क्या आंसर था इसका। याद नहीं करना है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ क्या आंसर है। अपने को पता है पीई से एक क्वेश्चन है, तो सर अगर मैं देखूंगा तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ ई वी नॉट एस सी बाई लेमडा माइनस फाइव। ठीक है, तो अगर सर मुझे ग्राफ देखना है तो वी नॉट में लिख सकता हूँ एस सी बाई लेमडा, ई लिख सकता हूँ अलग, ठीक है ना, और माइनस फाइव अपॉन ई ये लिख सकता हूँ मैं। तो अगर मुझे लेमडा के साथ देखना है वेरिएशन, सो आई कैन सी दैट कि वी नॉट और लेमडा इनवर्स रिलेशन में चल रहे हैं। दिख रहा है क्या सब लोगों को? यस सर। तो इनवर्स रिलेशन में तो कुछ समथिंग हाइपरबोला टाइप का ग्राफ बनेगा अपने को। ठीक है, सो हाइपरबोला ग्राफ अगर लेमडा के साथ बना केवल आगरा हो सकता है। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, दिल्ली इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इंक्रीमेंट है। देखो लेमडा अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, वी नॉट डिक्रीज होना चाहिए, तो आगरा हो सकता है। और वन अपॉन लेमडा के साथ देखूंगा तो एम एक्स प्लस सी के साथ चेन्नई भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर है क्या ये चीज बाकी लोगों को भी? क्लियर है सर। ओके हाँ विनीत क्लियर है। आगरा कैसे नहीं सोच पा रहे थे? दिमाग से निकल गया। ठीक है, हाँ आपको सारी चीजें लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या सौरभ? यस सर। हर एक डायरेक्शन में दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई मेटल सरफेस है उस पर लाइट फॉलो हो रही है टू डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है,
248 310 नैनोमीटर में। मैक्सिमम स्पीड फोटो इलेक्ट्रॉन्स करस्पॉन्डिंग टू दीज वेवलेंथ्स आर U1 U2, जिनका रेशियो दे रखा है। SC की वैल्यू दे रखी है कि भाई इतना होगा नैनोमीटर में। तो उस मेटल का वर्क फंक्शन बताना है आपको। क्वेश्चन क्लियर है? आई डोंट थिंक कि मुझे क्वेश्चन समझाने की कोशिश है। ये आपको फाइव बताना है इस मेटल का। बताए सब लोग? हाँ बताओ। सर ए ऑप्शन ए ऑप्शन बन रहा है। ये ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि देखो जय, गीतेंद्र भाई समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? यस सर, बस कैलकुलेशन रह गई है, बाकी हो गया। ओके, एक कैलकुलेशन लास्ट। करें। तो इसमें बोल रहा है कि इस मेटल पे यार दो वेवलेंथ आ रही है, ठीक है। तो अपने को पता है कि मैं वेवलेंथ के साथ एनर्जी लिख सकता हूँ, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी दे रखा है। तो मुझे पता है कि मान लो कि मैं लिखूंगा इक्वेशन, तो पहला काइनेटिक एनर्जी मान लो ये लिख रहा हूँ, और ये मैक्सिमम होता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा। तो एनर्जी जो फॉल हो रही हो SC बाई लेमडा हो रही होगी, तो लेमडा 1 बोल सकता हूँ, माइनस मेटल का वर्क फंक्शन बोल सकता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ। वैसे ही दूसरा जो लेमडा होगा उसके लिए मैं करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी दूसरा बोल सकता हूँ, और मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ या ना? यस ठीक सर। है। तो या तुम डायरेक्टली एनर्जी भी निकाल सकते हो, इसलिए वो लेमडा करस्पॉन्डिंग एनर्जी दे रखा है। इस एनर्जी को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 1240 अपॉन, अगर तुम K1 लिखोगे, अगर इफ यू वांट टू राइट K1 काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में पहला ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ m लेट से U1 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। और ये एनर्जी आ जाएगी 1240 अपॉन पहला लेमडा कितना है, लेट से 248 माइनस 5, ठीक है। दूसरा हाफ m U2 स्क्वायर अपॉन 1240 अपॉन 310 माइनस 5। तो इसको रेशियो जब निकालोगे तो हाफ एम कैंसिल आउट हो जाएगा, U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सो U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4:1 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर 4:1, और इसको अगर करोगे तो आई थिंक ये 5 आ जाएगा, यस सर 5 आ रहा है। और ये शायद 4 आ जाएगा, ठीक है। सो ये तुम 5 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 5 करोगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 16 माइनस 4 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5। सही है कैलकुलेशन? तो यहाँ से तुम कैलकुलेट करोगे तो 3 5 इज इज इक्वल इक्वल टू 11। 11। सो 5 की वैल्यू वहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है क्या सब लोगों को? क्या वैल्यू आ रहा है? 11/3। आगरा आ रहा है सर। ठीक है, 11/3 जो भी आंसर आएगा वो सही होगा, ठीक है। 3.67 सही बात है जितेंद्र बाजी। ऐसे करना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा अपन प्रोसीड कर लेंगे, इसमें कोई अपने को दिक्कत नहीं है। क्लियर है जय इस क्वेश्चन को? क्लियर है सर। अभिनीत क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। हो गया था ये? तो ऑलमोस्ट हो गया था। ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं ना फंसे, बस कॉन्सेप्ट से चले सामने सामने। इस क्वेश्चन को बताए सब लोग कैसे करना है अपने को। सब लोग ट्राई करें। देखो ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन अगर तुमने पढ़ा होगा कि 3 डिफरेंट मेटल प्लेट्स हैं तुम्हारे पास, लेट से। हाँ गितिंदर क्या आंसर आ रहा है? ये मान लो ये ए। लग रहा सर। ए लग रहा है, देखते हैं क्यों लग रहा है ये यार। सर क्योंकि पी पी का मतलब सी और डी तो पक्का नहीं है, क्योंकि वो पी का स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा होगा, क्यों। और फिर उसके बाद क्यू का होगा, फिर आर का। दिमाग सी तो और लगा डी रहे हो नहीं। तुम, सही सोच रहे हो। देखे सब लोग? सही है, गुड। देखो यार इसमें क्या करोगे कि 3 मेटल है तुम्हारे पास, ठीक है ना, और एक्सपेरिमेंट ये बंदा कर रहा है। तो वर्क फंक्शन अगर तुम देखो, मान लो अच्छा पी क्यू आ रहा है, इसको पी डालो, इसको तुम पी डालो। ये P है, ये Q है, और ये R है, ठीक है। तो P का वर्क फंक्शन देखो सबसे कम है, ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन लिख रहा हूँ मैं। और ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये क्या है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है यार।
लाइट बीम ऑफ इतना वेवलेंथ 550, 450 और 350 नैनोमीटर इक्वल इंटेंसिटीज इल्यूमिनेटेड ईच ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, एससी की वैल्यू दे रखी है। तब लोग गलती क्या करते हैं, यहीं पे गलती कर लेता है कि इक्वल इंटेंसिटीज देखता है तो सीधा ग्राफ बॉम्बे और दिल्ली के बारे में सोचने लगता है। भाई ये नहीं बोला कि इक्वल इंटेंसिटीज होगा, तुम्हें चेक करना पड़ेगा वो कि लाइट बीम ऑफ करने दिस विथ इक्वल इंटेंसिटीज, वेवलेंथ डिफरेंट है। इक्वल इंटेंसिटीज का मतलब है कि जो वेवलेंथ आ रही है सबको इक्वल इंटेंसिटी से मैं फॉल करा रहा हूँ, ये नहीं कि इक्वल इंटेंसिटीज है हर एक वेवलेंथ की। तो जब तुम चेक करोगे इसको, ठीक है ना, वर्क फंक्शन इसका ये है, अगर तुम देखोगे कि कितना इसके पास, मैं चेक कर सकता हूँ कि कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं देख सकता हूँ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर तुम देखोगे तो लिखोगे तुम, मान लो यहाँ से मान लो कि एनर्जी फॉल हो रही है, तुम लिखोगे, तुम क्या लिखोगे, एस सी बाई लेमडा माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तुम, यही लिखोगे ना यार काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। यस सर। या अगर तुम्हें लेट से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे बात करना है तो तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगभग, कि अगर मैं चेक करना है तो एस सी बाई लेमडा से मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई जो एनर्जी फॉल हो रही है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है तो जो एनर्जी फॉल हो रही है वर्क फंक्शन से कम होनी चाहिए, तभी तो तुम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराओगे, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो यार। मान लो मेरे पास किसी मेटल का वर्क फंक्शन है और एनर्जी, मेटल का वर्क फंक्शन है 10 जूल, एनर्जी फॉल हो रही है लेट से 5 जूल, तो तुम थोड़ी उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा सकते हो, हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना, तो एस सी बाई लेमडा ऑलमोस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू पे तुम होल्ड कराओगे अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो ये वर्क फंक्शन जब तुम निकालोगे, मान लो कि मैं इसको देखूं तो एस सी बाई लेमडा 1240 अपॉन लेट से, तुम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ रखते जाओ 550, इससे कैलकुलेट करो क्या आ रहा है वर्क फंक्शन, और क्या बोलते हैं, अ, क्या बोलते हैं, इससे कैलकुलेट करो तुम 1240 अपॉन 450 से कैलकुलेट करो, और वैसे ही एक 1240 अपॉन 350 से कैलकुलेट करो। ये देखो क्या आ रहा है, सब लोग कैलकुलेट करें क्या आ रहा है, सॉरी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, कि जो एनर्जी फॉल हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है, इलेक्ट्रॉन को अगर इजेक्ट कराना है, ठीक है ना, तो फॉल होने वाली एनर्जी जो एस सी बाई लेमडा है ये हमारे वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, सही बात है ये, ठीक है ना। तो इसे कैलकुलेट करो क्या आ रही है वैल्यू यार, तीनों वेवलेंथ से क्या आ रही है वैल्यू, कैलकुलेट करो देखो यार। सर मैंने वैसे मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाई थी और तीनों की काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल आ रही थी। ऑलमोस्ट इक्वल नहीं, हाँ यहाँ पे इक्वलिटी ही होगी, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, स्लाइटली डिफरेंट ही आएगा, बट कॉन्सेप्ट अपने को ये यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने को ये देखना है कि जो इससे आ रही है, जो इससे एनर्जी रिलीज हो रही है, मान लो कि 550 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल कर रही है, तो उससे कितना एनर्जी अपने पास है, ठीक है ना, वो एनर्जी मैं पता कर लूंगा। तो मेरे पास वर्क फंक्शन ऑलरेडी है, तो मुझे पता चल जाएगा किस किस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा, सही है कि नहीं। तो यहाँ से कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है लगभग, 2.2 के आसपास। 2.2 2.3 के आसपास। ओके, और ये लेट से 5 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया और 3 बोल दिया, 1240 अपन 450 कितना आ रहा है, हाँ सौरभ समझ में आ रहा है क्या ये चीज, यस सर। कि 5.2 और 5.3 2.2 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब ये मेरे को समझ में आ गया। अब 2.2 आ गया तो मैं अगर सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि जो एनर्जी फॉल हो रही है उसके पास 2.2 एनर्जी है और इस Q और R के पास इतना है, तो क्या Q और R से पहली वेवलेंथ 550 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगी क्या, 550 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ क्या Q और R से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा सकती है, नहीं सर। सर नहीं करा सकती। नहीं करा सकती है, लेकिन P से करा सकती है, समझ में आ रहा है। यस सर।
वैसे ही ये वाली वेवलेंथ 450 वाली वेवलेंथ अगर तुम निकालोगे तो सारी वेवलेंथ पी से कराएगी, लेकिन कुछ कुछ वेवलेंथ क्यू से कराएगी और एक ही वेवलेंथ आर से कराएगी। तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से इजेक्ट होगा? पी से इजेक्ट होगा, हाँ या ना? यस सर। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पी से इजेक्ट होगा तो ज्यादा से ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक करंट बनेगी, तो इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसका। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और उससे कम क्यों होगा? जब ये वेवलेंथ एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, शायद ये 2.9 आएगा या 3 आएगा और ये 3 से ज्यादा आएगा, तो ये तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो P क्या है कि P से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो सबसे पहले तो P की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना? और जब तुम देखोगे कि जो ये एनर्जी फॉल हो रही है और इसकी वर्क फंक्शन, इनका गैप क्या होगा? ज्यादा हो रहा है। तुम कैलकुलेट करना बाकी सबका, Q और R का भी, तो तुम्हें दिख जाएगा। तो पहले P से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और उनका एनर्जी भी ज्यादा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसी कारण उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो एनर्जी फॉल हो रही है उसमें और पी के वर्क फंक्शन में एनर्जी गैप ज्यादा है, तुम कैलकुलेट करना। तो इसका मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। सर हाँ बोलो। सर आर वाले में सबसे ज्यादा गैप, पी वाले में उतना नहीं आ रहा। आर वाले में क्या आ रहा है सबसे ज्यादा? गैप आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा आर वाले में आ रही है। कैसे? फाइव थ्री की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? सर 3.54। 3.54, ठीक है। तो 3.54 का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ 3.54 क्यू से भी निकाल सकती, ये तो सबसे निकालेगी, पी से भी निकालेगी इलेक्ट्रॉन, क्यू से भी निकालेगी और आर से भी निकालेगी। सही बात है, ये फाइव थ्री की बात कर रहा हूँ। आर से भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसका एनर्जी गैप कितना आ जाएगा? 0.54। इस के से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? ये यहाँ पे फॉलो कैसे बात कर रहे हो यार? फाइव थ्री, यहाँ 3.54 है, ये 2 है, तो 1.54 हो गया ना दोस्त। तो 1.54 ज्यादा है या 0.54 ज्यादा है? हाँ सर आप बताओ। तो भाई पी के इलेक्ट्रॉन्स जो दौड़ेंगे वो ज्यादा एनर्जी से दौड़ेंगे ना यार, तो अब इसलिए पी का जो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो आंसर आगरा ही होगा इसका। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? क्लियर है सर। बाकी लोगों को भी क्लियर है क्या? जय, समझ में आया? सर अभी आवाज हाँ कट जी गई सर, थी बोलना। आ गया सर समझ। तुम्हारी आवाज कट रही है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि तुम बोल रहे हो कि गैप ज्यादा होगा, गैप ज्यादा पी का होगा भाई। इसका वर्क फंक्शन 2 है, इसका वर्क फंक्शन 3 है, तो अब इसलिए पी का ज्यादा होगा ना गैप। तो पी के इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे होंगे वो ज्यादा एनर्जी से दौड़ रहे होंगे, तो अब इसलिए उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। आया क्या समझ में? ठीक है, अविनीत समझ में आ गया? सर ये जो लाइट है हर एक पे तो नहीं है, एक पे। ये वेवलेंथ तीनों पे फॉल करा रहे हैं एक एक करके, पी पे भी, क्यू पे भी, आर पे भी, तीनों पे एक एक करके फॉल करा रहे हैं। क्लियर है क्या? जी सर। ठीक है, यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करें सब लोग। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। आप बताएं क्या होगा कि डिस्टेंस था, डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया तो किस पे इफेक्ट होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट। ये एमसीक्यू है, मल्टी है, मल्टी करंट, मोर देन वन। ट्राई करें सब लोग जल्दी। इसमें क्या करना है कि अपने को पता है कि क्या बोलते हैं, 0.2 मीटर फ्रॉम अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये मान लो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। यहाँ से इनिशियली क्या था, 0.2 मीटर पे था। तो तुम्हारे पास है वोल्टेज है, कट ऑफ वोल्टेज 6 वोल्ट है, और पीसी जो है 18 मिली एम्पियर है। ठीक है यार। अब मान लो, हाँ क्या बोल रहे हो? पॉइंट। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, सुनो इसको पहले।
अब अपने को पता है कि ये चीज़ पता है कि यार इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कितना पीईसी बन रही है, कितना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा। एनर्जी की जहां तक बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी बता सकता है कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, बाकी दूसरे चीज के साथ हम लोग नहीं सोचेंगे। तो ये मान लो इस डिस्टेंस को, इस पॉइंट सोर्स को मैं उठा के बढ़ा दिया, ये कहीं 0.6 पे आ गया। तो अपने को देखना है कि कितना टाइम्स इसका डिस्टेंस बढ़ा है, 3 टाइम्स, हाँ या ना। यस सर। 3 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ गया और मुझे पता है कि इंटेंसिटी जो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो और एरिया क्या है, रेडियस का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होगा इंटेंसिटी, हाँ या ना। जी सर। तो 3 टाइम्स अपने पास आया, 3 टाइम्स फैक्टर आ गया। तो अगर मुझे इंटेंसिटी देखना है तो 3 टाइम्स अगर तुमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी 9 टाइम्स डिक्रीज हो गई, 3 3 जा 9, हाँ या ना। यस सर। तो 9 टाइम्स जब इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब है कि 9 टाइम्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो जाएगा। सो ये 2 मिली एम्पियर आ जाएगा। सर ये कैसे सोच रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि देखो डिस्टेंस अपन ने बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया तो मुझे पता है कि इंटेंसिटी पे इफेक्ट तो होगी ना यार। यार मान लो कि ये लाइट मेरे पास है, अभी लाइट तुम बहुत दूर ले जा रहे हो, इंटेंसिटी का फर्क पड़ेगा ना यार, हाँ या ना। तो कौन से रिलेशन में फर्क पड़ेगा, स्क्वायर में, 1/r²। तो डिस्टेंस क्या हो गई, 3 टाइम्स बढ़ गई तो इंटेंसिटी 9 टाइम्स डिक्रीज हो गई। जब इंटेंसिटी 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी तो मुझे पता है कि इंटेंसिटी डायरेक्ट बताएगी कितना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और कितना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो बताएगा कितना पीईसी बनेगी। सिंपल 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी वो भी। क्लियर है क्या। तो सैचुरेशन करंट कितना हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। सेम रहेगा। सेम सेम रहना चाहिए सर। रहेगा, ठीक है ना, सेम रहेगा। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ जो इंसिडेंट आ रही है एनर्जी उस पर डिपेंड कर रही है। क्लियर है क्या बाकी लोगों को भी ये क्वेश्चन। हाँ अविनीत, क्लियर है क्वेश्चन। ओके, कुछ लोगों का नेटवर्क से नहीं है, आप नेटवर्क बिल्कुल सही करें, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करें, सब लोग ट्राई करें। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको बता दूं कि एनर्जी इतना फॉल कर रही है मेटल पे, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना है। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टीए लिख रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है तुम्हें भी टीए लिखना है, काइनेटिक एनर्जी के ओ या के लिख सकते हो, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ये है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टी भी है, तो के टू भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो, कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें दिया है, ठीक है। तो आप बताएं, और एक रिलेशन दे रखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, तो आपको वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी बताना है। ये भी मल्टी करंट है, मल्टी करंट, बताए सब लोग जल्दी। देखो कुछ नहीं, इसमें क्या करना है कि देखो क्या बोल रहा है कि तुम्हारे यस सर। पास है एक मेटल है ऐसा, ठीक है यार, ऐसा मैंने मेटल बना दिया। फोटोन्स ऑफ एनर्जी दिस, ये फॉलो कर रही है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब बोला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k1 निकाल रहा है, ठीक है ना, टी ए के बता सकते हो, एंड डी ब्रुगली वेवलेंथ लैम्डा ए है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम अनदर मेटल बी बाय फोटोन्स ऑफ एनर्जी 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान लो ए मेटल है दोस्त, और ये मान लो मेटल बी है। इस पे इलेक्ट्रॉन जो फॉल कर रहे हैं 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के फॉल कर रहे हैं, इसके एसोसिएटेड लैम्डा बी है और इससे एसोसिएटेड लैम्डा ए है। एक रिलेशन दे रखा है, ये मान लो काइनेटिक एनर्जी ए है और ये काइनेटिक एनर्जी बी है। तो आपको बताना है कि क्या क्या हो सकता है, वर्क फंक्शन और सारी चीजें। तो चलो मान लो अगर मैंने ए के लिए लिखना शुरू किया तो यार मैं ये लिख सकता हूँ कि सर के आप लिख सकते हो 4.25 माइनस 5a, हाँ या ना यार, लिख सकता हूँ आराम से ये। सर आप के भी लिख सकते हो 4.7 माइनस 5b, ये लिख सकता हूँ यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने को के भी नहीं पता है और के भी नहीं पता, फाई ए भी नहीं पता और फाई बी भी नहीं पता है। एक रिलेशन ये दे रखा है और एक रिलेशन ये दे रखा है, इसका थोड़ा यूज करेंगे हम लोग। तो सर के बी आप यूज कर सकते हो के ए माइनस 1.5
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारी एनर्जी। तो के बी इज इक्वल टू के माइनस 1.5। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रख लूँ तो मेरे को फाई और फाई बी में एक रिलेशन मिल जाएगा। देखो के बी की जगह मैं के ए माइनस 1.5 रख लूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा। और लैम्डा बी भी है मेरे पास, वेवलेंथ का भी रिलेशन है, लैम्डा बी इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा ए। इस रिलेशन का भी मैं यूज करूंगा। अच्छा लैम्डा दिया है तो मैं काइनेटिक एनर्जी से यूज करता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है। सर के ठीक ए है, डिवाइडेड बाय के बी से आ जाएगा रिलेशन। हाँ उससे भी रिलेशनशिप आ जाएगा, लैम्डा से भी रिलेशनशिप है। दो रिलेशनशिप बना लूंगा, दो इक्वेशन फिर सॉल्व कर लूंगा। देखो कैसे करूंगा सर, आप ये लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए करो। और ये चीज यार मेरे को पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सर जो वेवलेंथ होगी वो एच अपॉन पी है, स्क्वायर रूट काइनेटिक एनर्जी के साथ मैं एसोसिएट कर सकता हूँ, हाँ या ना यार? यस सर। ठीक है ना, तो इसका मैं यूज करूंगा। तो सर आप इसको लिख लो स्क्वायर रूट, और यहाँ पे लिख लो के बी, और यहाँ पे लिख लो के ए, और ये हो जाएगी 2। ठीक है ना, तो ये तो अपने को सोचना पड़ेगा, ये 2 हो गया, और के और के बी। तो सर ये के है और के बी का एक रिलेशन दे रखा है के ए में, के ए माइन ये ब्रैकेट है क्या यार? नहीं, के ए है, के ए माइनस 1.5। तो के ए माइनस 1.5, तो यहाँ से देखो मैं के निकाल लूंगा, सही बात है क्या? हाँ या ना बोलो यार। यस सर, निकल जाएगा। तो जब के निकल जाएगा तो यार के भी निकल जाएगा, ठीक है, और के भी जब निकल जाएगा तो फाई ए भी निकल जाएगा, फाई बी भी निकल जाएगा। करके बताऊं या समझ में आ रहा है तुम्हें? समझ आ गया सर। ठीक है, गितेंद्र क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है सर। ठीक है, जय क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो आगरा सॉल्व कर लेना, बॉम्बे चेन्नई तीनों आ जाएगा। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को करें सब लोग। इस क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्राफ बिटवीन वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/लैम्डा का ग्राफ बना हुआ है। ये वर्क फंक्शन दे रखा है अलग अलग मेटल्स का, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। दिस इज ऑल्सो मल्टी करेक्ट। ट्राई करें सब लोग। सबका सी आई थिंक तो आ ही गया होगा, आई थिंक, है ना? अब देखो, अगर मैं लिखूंगा यार तो ये चीज मेरे को पता है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इक्वेशन कि वी नॉट एस सी बाई लैम्डा ई माइनस फाइव अपॉन ई। हाँ या ना सौरभ? लिख सकता हूँ यार आराम से। तो यस सर। ये देखो, ये 1/लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, 0.001, 0. ये सारी चीजें 1/लैम्डा की वैल्यू है। तो मान लो अगर मुझे देखना है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ एस सी बाई लैम्डा ई इज इक्वल टू फाइव अपॉन ई। सर ये कैसे आपने इक्वल कर दिया? समझ में आ रहा है क्या सौरभ भाई? y इज इक्वल टू 0 मैंने डाल दिया, मान लो इस पॉइंट पे y 0 है ना यार, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो दोनों को मान लो मैंने बराबर किया, तो मैं वर्क फंक्शन बता सकता हूँ दोस्त कि जो वर्क फंक्शन होगा वो एस सी बाई लैम्डा 1 के साथ चलेगा। ये डन है? यस सर। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो? ठीक है ना, तो मैं वर्क फंक्शन ये बता सकता हूँ। अगर रेशियो बता सकना है मेरे को तो रेशियो में डायरेक्ट फाइव 1 फाइव 2 और फाइव 3 का रेशियो मैं डायरेक्ट 1/लैम्डा 1, 1/लैम्डा 2 और 1/लैम्डा 3 ऐसे लिख सकता हूँ क्या यार? 1/लैम्डा 3, तो ये आ जाएगा 1 to 4। क्लियर है? यस सर। तो आगरा भी आ जाएगा। दिल्ली कैसे करे यार? ये क्या बोल रहा है? दिल्ली बोल रहा है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट कैन बी यूज टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल 2 and 3 ओनली। बोल रहा है कि देखो कि द ग्रेविटेशन दिस इज, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोचेंगे भाई?
अल्ट्रा वायलेट रे चाहिए अपने को कि क्या मेटल 2 और 3 से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा पाएगा। तो चेक करते हैं भाई, अल्ट्रा वायलेट लाइट से 3840 एंगस्ट्रॉम में अपनी क्या है, अपना जो विजिबल रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम से मान लो 8000 के आसपास होता है, यही है ना यार रेंज, हाँ यस या ना। सर। 38,000 से 7700 या 7800 माना जाता है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम अल्ट्रा वायलेट मानते हैं यूवी रेज। तो मान लो 4000 अल्ट्रा वायलेट रेज बोल रहा है, सो 4000 एंगस्ट्रॉम की अगर एनर्जी में फॉल करा रहा हूं तो क्या 2 और 3 से ये निकाल पाएगा। सिंपल सा है। मैं चेक कर लेता हूं कि इस पे जो इंसिडेंट वेवलेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मुझे चेक करना है तो मैं चेक कर सकता हूँ 1/λ की वैल्यू क्या आ रही है यार। 1/λ करना है इसका 1/0.001, तो ये लगभग हो जाएगा। सर 1/λ दे रखा है उन्होंने। ओके, 1/λ ये दे रखे हैं, तो 1/λ अगर दे रखा है ये, तो इतना सर सीधा एनर्जी फॉल हो रही है। हाँ क्या बोल रहे हो। सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि 1/λ की वैल्यू दे रखी है 0.01। हाँ हाँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इरेज कर देता हूँ। सो मैं डायरेक्ट एस सी इंटू 0.001 ये लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं ये लिख सकता हूँ एस सी 0.002। मुझे देखना है यार लैम्डा इसका एक्चुअली है कितना, तभी लैम्डा से मैं कंपेयर करूंगा ना कि भाई ये रेज मेरे को निकाल पाएगी कि नहीं, ये मेरे को पता करना है। ये जो फॉल कर रही हो कितना वेवलेंथ फॉल कर रही है, तो मेरे को पता चल गया कि लैम्डा कितना इंसिडेंट हो रहा है, 10,000, 5,000 और 2,500। अब मेरे को देखना है कि भाई अगर, हाँ बोलो। सर ये थ्रेशोल्ड है ना, जो भी हम निकाले लें हाँ थ्रेशोल्ड है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लो कि 4000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी मैंने फॉल कराया, तो 4000 की फॉल कराया तो केवल 3 से निकाल पाएगा वो, यस सर। 2 से नहीं निकाल पाएगा ये, फर्स्ट से भी नहीं निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये पूछ रहा है कि फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एक ग्राफ दे रखा था कि 10,000 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ है और 5,000 एंगस्ट्रॉम की क्या बोलते हैं वेवलेंथ है। तो मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराना है तो उससे ज़्यादा ही निकालना पड़ेगा लगभग, या उसके बराबर मुझे डालना पड़ेगा, हाँ या ना। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, तो ये नहीं होगा। अगर केवल थर्ड होता तो मैं यहाँ पे टिक कर लेता इस ऑप्शन को। क्लियर है क्वेश्चन। यस सर। हाँ जय गितेंद्र, क्लियर है क्वेश्चन। यस सर। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। चलो ये भी हमने कर लिया था क्लास में, ये भी कर लिया था। एक क्वेश्चन, हाँ एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें सब लोग, जो आपकी स्क्रीन पे है। इसको कैसे करेंगे सोचे। देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस, ठीक है, और ये तुम्हें बताना है किसका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को तुम्हें बताना है कैसे लिखें। तो देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो तुम लिखते हो डीआर। वहाँ दिल्ली, हाँ दिल्ली आएगा, सही बात है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा कहाँ से निकालेंगे, तो बोर मॉडल से। एन बोर एच मॉडल क्या अपॉन टू बोलता है पाई। हाँ, जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल वो होता है आई ओमेगा, और वो होता है इंटीग्रल मतलब एन एच अपॉन 2 पाई, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ से देखो मैं ओमेगा लिख लूंगा एन एच अपॉन 2 पाई आई, और इसका यूज कर लूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरे को दिख जाएगा चीजें, हाफ आई और ओमेगा स्क्वायर करूंगा तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 टू 4 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर, है ना यार। ये एन है, आप कैंसिल ना करें, सो एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, सो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 8 पाई स्क्वायर आई। क्लियर है क्या दिल्ली।
यस सर। इसी का एक और पार्ट होगा क्वेश्चन, आगे चले। उसी पैराग्राफ का ये पार्ट है, ठीक है ना, कि मेरे पास सीओ कोई मॉलिक्यूल है, इसकी एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ग्राउंड टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड से कहा जा रहा है भाई? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आपको बताना है कि सीओ जो मॉलिक्यूल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस मॉलिक्यूल का। सर एक बार इस पीछे करना। पीछे मैंने ये किया कि अपने को क्या बताना था? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर ओमेगा कैसे निकालूंगा? तो ओमेगा के लिए क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना, कि वोर क्वांटाइजेशन की बात है तो वोर्स मॉडल की बात होगी। तो वोर्स क्वांटाइजेशन क्या था कि जो आई ओमेगा होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन होना चाहिए, क्वांटम नंबर। वहां से ओमेगा निकाला, वहां पे रखा, तो मेरे को दिख गया। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि मान लो मेरे पास सीओ मॉलिक्यूल है, वो ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसके एटम्स मूव कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है सीओ मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट। देखो कि भाई देखो क्या था, ग्राउंड पे था एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया 2 गया, 1 से 2 गया ये, तो 1 से 2 गया है, तो अब इसलिए मान लो कि कहाँ था कहाँ गया भाई, तो मान लो यहाँ था यहाँ चला गया, ठीक है, या यहाँ था यहाँ, इसका मॉड निकाल लेना और ये एच एफ के बराबर होगा। तो E1 माइनस सी टू ऑलरेडी तुमने निकाल लिया है एनर्जी, तो तुम्हें पता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई के बराबर आएगा। तो अब इसलिए मान लो एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई और एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3 हो गया, और एच और एफ, एच पता है एफ पता है, तो आई निकाल सकते हो तुम। क्लियर है क्या क्वेश्चन? हाँ या ना बताए सब लोग? यस सर। तो क्लिक करना चाहिए बाकी इस क्वेश्चन को। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? आगरा, आंसर देखना पड़ेगा, जस्ट वेट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं एक क्लास और लूंगा मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें मैं आपको एक्सरे बताऊंगा और एक्सरे से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और रेडियो एक्टिविटी। सो नेक्स्ट क्लास में एक्सरे प्लस रेडियो एक्टिविटी, और टाइम मिलेगा तो हम लोग सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आपका काम है कि जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं एनसीईआरटी के, आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ जाएं, एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन, तो ये आपका काम है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का लगा जाएं। जिन लोगों के पास 40 डेज है, 40 डेज, वो रेडियो एक्टिविटी छोड़ के बाकी सारे धीरे धीरे करके आप लगा सकते हैं। आज या कल में आप एक दो चैप्टर लगा लेना, ठीक है, आज एक चैप्टर लगा ले, फिर कल एक चैप्टर, और फिर एक और लेक्चर होगा तो उसमें आप लगा सकते हैं। क्लियर है क्या सब लोगों को ये बात? यस सर। ठीक है, सो 40 डेज भेज दोगे? हाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है ना, कोई ग्रुप में डाल दो अच्छे से फोटो खींच के, कोई नहीं डालेगा तो मैं डाल दूंगा। ओके, हाँ बोलो। जो हमने डाउट्स किए हैं ये पीडीएफ भेज दे वो। ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा। जी ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, एंजॉय, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, जी सर। थैंक यू।